हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज देखो जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है प्यारा सा टॉपिक है एल्वेओलाई की स्ट्रक्चर। मतलब जो वायु कुपिका है उसकी संरचना के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और जो एल्वेओलाई है इसमें जो गैसों का डिफ्यूजन है या जो गैसों का विसरण है वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखो जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये किसकी है। ये है एक एल्वेओलाई या वायु कुपिका की क्या है, एक संरचना है। तो देखो जो ये वायु कुपिका या जो एल्वेओलाई होती है, एल्वेओलाई एल्वेओलाई जो ये एल्वेओलाई होती है ये क्या होती है, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स, उन लंग्स की ये क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, तो लंग्स की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कौन है, एल्वेओलाई है। अब देखो इन एल्वेओलाई के अगर नंबर की बात करें, नंबर की बात करें कि जो लंग्स है इनमें इनकी संख्या या नंबर कितना होता है, तो देखो जो हमारे जो बोथ लंग्स यानी दोनों जो लंग्स हैं, बोथ लंग्स हैं, इनमें इनकी संख्या होती है लगभग 300 मिलियन। कितनी होती है, लगभग 300 मिलियन। हमारे जो दोनों फेफड़े हैं इनमें जो एल्वेओलाई या जो वायु कुपिका हैं इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, 300 मिलियन। ठीक है, और जो देखो जो एल्वेओलाई होती है ये कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर। कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर। कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर। अब क्यों होती है हाईली वेस्कुलर, कि जो हमारी एल्वेओलाई होती है, जो एल्वेओलाई है इनके चारों तरफ क्या होती है, ब्लड कैपिलरी का जाल होता है। किसका, ब्लड कैपिलरी का क्या होता है, जाल होता है। और इस ब्लड कैपिलरी का जाल होने के कारण ये जो एल्वेओलाई या जो वायु कुपिकाएं हैं ये कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर, या हम ये बोलते हैं अत्यधिक कैसे होती है, संवहनीय। कैसे होती है, अत्यधिक संवहनीय या हाईली वेस्कुलर होती है। ठीक है, अब देखो जो जो ये गैसों का डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन ऑफ जो गैसेज होता है वो कहाँ पर होता है, इन्हीं एल्वेओलाई में होता है। कहाँ पर होता है, एल्वेओलाई में। अब देखो जो एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई, ठीक है, और एल्वेओलाई और क्या हो रहा है, ब्लड कैपिलरी के मध्य क्या हो रहा है, गैसों का डिफ्यूजन हो रहा है। तो देखो जो गैसों का जो डिफ्यूजन होता है उसमें कौन कौन सी मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती है, या हम यूँ बोल सकते हैं जब गैसों का जब डिफ्यूजन होगा तो कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स को पार करके जो O2 और CO2 का क्या होगा, डिफ्यूजन। अब देखो ये क्या है, एल्वेओलाई है, तो यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर है O2। ठीक है, ये क्या है, O2 है, और ये O2 कहाँ पर जाएगी, इस ब्लड कैपिलरी में। कहाँ पे जाएगी, इस ब्लड कैपिलरी में जाएगी। ठीक है, और इस ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है, CO2। इस ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है, यहाँ पे CO2 है, और ये CO2 कहाँ पर आएगी, इस एल्वेओलाई में आएगी। तो देखो जब O2 से, जब एल्वेओलाई से जो ये O2 है ये कहाँ पर जाएगी, इस ब्लड कैपिलरी में जाएगी। तो देखो किस किस को पार करेगी, तो सबसे पहले देखो इस संरचना को देखो कि ये एल्वेओलाई की क्या है, वाल। ये क्या है, एल्वेओलाई की वाल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्वेओलर वॉल। ये क्या है, एल्वेओलाई की वॉल है। ठीक है, और ये जो नीचे एक ब्लड वेसल के समान जो आप संरचना देख रहे हो ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। और इन दोनों के बीच में एक पदार्थ है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट, बेसमेंट सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस। तो जब ये O2 ये ब्लड कैपिलरी में जाएगी तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको जो एल्वेओलाई वॉल है इसको पार करना पड़ेगा। जब ये एल्वेओलाई वॉल को पार कर देगी तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बेसमेंट सब्सटेंस आएगा, इसको पार करेगी। बेसमेंट सब्सटेंस को जब पार कर देगी तो क्या आएगी, जो ब्लड कैपिलरी है उसकी एंडोथीसियम। यहाँ पर क्या आएगी, ब्लड कैपिलरी की क्या आ जाएगी, एंडोथीसियम आएगी, और इस एंडोथीसियम को ये क्या करेगी, पार करेगी, और ये कहाँ पर आ जाएगी, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि जब भी जो ये गैसों का डिफ्यूजन होगा तो जो तीन मेम्ब्रेन है उनको इसको क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी, एक तो है एल्वियोलर वॉल। ठीक है, एल्वियोलर वॉल को जब ये पार कर देगी तो फिर किसको करना पड़ेगा, इसको बेसमेंट सब्सटेंस को। ठीक है, जब ये बेसमेंट सब्सटेंस को पार कर देगी
तो इसको किसको पान करना पड़ेगा, एंडोथीसियम, किसको, एंडोथीसियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, इन तीन बैरियर को जब ये पार कर देगी तो ये ऑक्सीजन कहाँ पर पहुंच जाएगी, इस ब्लड कैपिलरी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आपको जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम भी याद होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे डायग्राम दे देगा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और डायग्राम देके वो क्या करेगा, इनमें से जो ये नाम है उनको हटा देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से बेसमेंट सब्सटेंस कहाँ है, इनसे आपसे पूछेगा जो एल्यूलर वॉल है वो कहाँ पर है, आपसे पूछेगा कि जो रेड ब्लड सेल है वो कहाँ पर है। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि जो ये ब्लड कैपिलरी है ये कहाँ पर है। तो देखो ये जो आप देख रहे हो ये तो क्या है, एल्यूलर वॉल, क्या है, एल्वियोलर वॉल। ठीक है, अब देखो ये ब्लड कैपिलरी के अंदर ये गोल गोल संरचनाएं देख रहे हो, ये क्या है, रेड ब्लड सेल, ये क्या है, रेड ब्लड सेल, या हम बोल सकते हैं आरबीसी, क्या है, आरबीसी। ठीक है, और जो ये जो पूरी संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरी। जो ये वेसल्स के समान जो स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरी। और देखो ये ब्लड कैपिलरी हो गई, ये क्या हो गई, एल्यूलर वॉल हो गई, और इन दोनों के बीच में जो पदार्थ बना है, जो ये पदार्थ बना है, इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस, क्या बोलते हैं, बेसमेंट सब्सटेंस। तो मतलब ये हुआ कि ये जो गैसों का डिफ्यूजन हो रहा है वो तीन मेम्ब्रेन्स को पार करके हो रहा है, एक तो एल्यूलर वॉल है, दूसरी बेसमेंट सब्सटेंस है, और तीसरा कौन सा है, एंडोथीसियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब देखो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स है, कौन सी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स, कौन सी मेम्ब्रेन, जो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स हैं, इन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स की मोटाई या थिकनेस, क्या पूछ लिया जाएगा, इनकी थिकनेस। अब देखो इनकी जो थिकनेस होती है वो इनकी जो थिकनेस होती है वो होती है 1 mm से कम। जो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स है इनकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, 1 mm से कम। और इनकी जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, डिफ्यूजन रेट क्या होगी, कम। इनकी मोटाई बढ़ेगी तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इनकी मोटाई कम होगी तो इनकी डिफ्यूजन रेट है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, या डिफ्यूजन रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो जो इनकी जो डिफ्यूजन रेट होती है, डिफ्यूजन रेट क्या होती है, इनकी जो डिफ्यूजन रेट होती है वो कुछ फैक्टर्स पे क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो क्या है, पहला फैक्टर तो है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, एक तो क्या है फैक्टर, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। मतलब यदि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस या मोटाई बढ़ेगी तो ये रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आंशिक दाब, आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक दाब। यदि पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि प्रेशर कम होगा तो ये क्या हो जाएगी, रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो तीसरा और लास्ट है सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज, गैसेज मतलब जिस गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी, जिस गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी, उसका डिफ्यूजन भी क्या होगा, अधिक, उसका डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, अधिक। तो देखो जो डिफ्यूजन की जो रेट है वो तीन फैक्टर्स पे क्या करती है, निर्भर करती है। एक तो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मतलब कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स हैं वो कौन कौन सी है, एक तो हो गई एल्यूलर वॉल हो गई, दूसरा कौन सा हो गया, बेसमेंट सब्सटेंस हो गया, और तीसरा और लास्ट कौन सा हो गया,
एंडोथीसियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब देखो यदि थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ये रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पार्शियल प्रेशर क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो ये रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि सॉलिडिटी ऑफ गैसेज क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन रेट भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो देखो जो O2 और जो CO2 होती है, इनमें जो CO2 है इसकी जो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। तो मतलब इनका जो डिफ्यूजन रेट भी क्या होगी, CO2 की क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, अब देखो जो इनकी डिफ्यूजन रेट या गैसों की गैसों की गैसों की जो विसरण की दर होती है, विसरण की दर वो समानुपाती होती है किसकी, एक तो होती है पार्शियल प्रेशर की, किसकी, पार्शियल प्रेशर की, प्रेशर, या हम बोल सकते हैं आंशिक दाब की, आंशिक दाब की। मतलब यदि आंशिक दाब बढ़ा तो गैसों के विसरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आंशिक दाब क्या हुआ, कम हुआ, तो इनके विसरण की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा है जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज, मतलब जिस गैस की सोल्यूबिलिटी अधिक होगी उसकी क्या होगी, वितरण दर भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और जिसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी, उसकी विसरण दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो जो गैसों की विसरण की दर होती है ये व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। वो किसकी होती है, थिकनेस की, किसकी होती है, थिकनेस की, थिकनेस की। मतलब कि यदि क्या हो जाए, थिकनेस बढ़ जाए तो गैसों की विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर थिकनेस कम हो जाए तो गैसों के विसरण की दर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।